तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब का लेक्चर नंबर 16 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बीट्स के बारे में। तो जानेंगे बेटा कि बीट्स क्या होती है। तो टॉपिक अपना है बीट्स। देखो बेटा बीट्स क्या होती है। बीट्स होती है कि अगर मान लो कोई दो साउंड प्रोड्यूस किए गए, अगर दो साउंड प्रोड्यूस किए गए जिनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन लगभग बराबर है। लगभग बराबर का मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। अगर एक दूसरे के साथ में सुपर इम्पोस्ट कर जाते हैं तो जो साउंड अपने को सुनाई देता है वो साउंड बेटा होता क्या है कि वो साउंड वेरिएबल इंटेंसिटी का होता है। कभी कम होता हुआ सुनाई देगा, फिर एकदम धीरे 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा, फिर एकदम सुनाई देगा कि यहाँ कम होता चला जा रहा है, फिर बढ़ता हुआ, फिर कम होता हुआ, फिर कम बढ़ता हुआ। इस टाइप के साउंड सुने होंगे कि कुछ ऐसे साउंड होते हैं कि एकदम से पहले बढ़ते हुए सुनाई देंगे, मैक्सिमा तक पहुंचे, फिर धीरे 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 कम, फिर बढ़ते हुए, फिर कम, फिर बढ़ते हुए, ऐसे कान परसीव करते हैं। इस टाइप के साउंड्स को अपन लोग क्या नाम देते हैं बेटा? बीट्स। बीट्स का मतलब ये नहीं तो हाई बीट गाना या कोई ऐसा करके डीजे है, कोई पंजाबी सॉन्ग, वो वाला बीट नहीं है। बीट का मतलब ये होता है बेटा कि कोई दो साउंड है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसी का मतलब इनकोरेंट सोर्सेस हैं, उनकी वजह से जो सुपर इम्पोज करते हैं जो साउंड या सुपर इम्पोजिशन की वजह से जो अपने पास में रिजल्टेंट बनता है दैट इज कॉल्ड द बीट। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कहीं मैक्सिमा सुनाई दे, कहीं मिनिमा सुनाई दे, दैट इज कॉल्ड द बीट। तो अपन लोग लिख सकते हैं बीट में कि व्हेन टू साउंड्स, बीट में लिख सकते हैं टू साउंड्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट intensities are superimposed on each other then resultant is beat। तो जो रिजल्टेंट आता है दैट इज नोन एज बीट। रिजल्टेंट इज बीट। जो रिजल्टेंट होता है बेटा वो बीट होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी सोर्सेस इनकोरेंट होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर जो सोर्सेस बनेंगे बेटा, सोर्सेस आर इनकोरेंट, दूसरी चीज इंटेंसिटी जो बीट में होगी वो रिजल्टेंट साउंड की इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड, रिजल्टेंट साउंड इज वेरिएबल। रिजल्टेंट साउंड की इंटेंसिटी बेटा क्या होनी चाहिए? वेरिएबल होनी चाहिए। पढ़ भी चुके हैं अपन लोग, देखो ध्यान दो। मान लो कोई दो सोर्स है, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ऐसे करके ये साउंड जनरेट हो रहा है। यहां पर सुपर इम्पोज हो रहे, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती थी बेटा, इनकोरेंट सोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, लिखता था I1 + I2 + 2 √ I1 √ I2 cos phi। अब दोनों इनकोरेंट सोर्सेस हैं, तो ये बोला गया कि इनकोरेंट सोर्सेस के लिए पहले तो समझेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में। तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते थे तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा आती थी √I1 + √I2, और मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी इंटेंसिटी की वो कितनी आ जाएगी? √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो अगर ये इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं लेकिन स्लाइटली डिफर है, इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है फ्रीक्वेंसी का, तो अपने कान जो होंगे वो बीट को परसीव करेंगे, बीट उन्हें सुनाई देगी। हाँ, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ तो बीट नहीं सुनाई देगी, फिर तो उनकी एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देगी, यानी कॉन्टिन्यूअस साउंड सुनाई देगा, तब बीट नहीं सुनाई देता। बीट का मतलब है कि जो साउंड होगा उसकी इंटेंसिटी पहले कम होगी,
फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे मैक्सिमा से मिनिमा के बीच में इस तरीके से चलती जाए। जैसे कभी कभी सुना होगा कि कोई ऐसे करके बेल बजा देता था, फिर आवाज़ ऐसे आती थी टन, फिर कम होती चली जा रही, फिर टन बढ़ती चली जा रही। तो इस टाइप के जो साउंड होते थे दैट इज कॉल्ड द बीट। इसे अपन लोग बीट कहते हैं। यानी बीट जो होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो लाई करेगी अपनी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में, और इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, वेरिएबल होगी। तो इसकी जो इंटेंसिटी आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो लाई करेगी मिनिमम इंटेंसिटी से लेकर के मैक्सिमम इंटेंसिटी तक, मिनिमम इंटेंसिटी से मैक्सिमम इंटेंसिटी तक इस तरीके से लाई कर जाएगी बीट में। तो अपन लोग अगर बेटा बात करें इसमें कि बीट में एक्चुअल में है क्या क्या चीज, समझो। अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करूं तो मैं एक चीज और बता चुका था बच्चों को कि इंटेंसिटी को अगर I1 और I2 दोनों सेम होते थे बेटा, मैंने बताया था कि इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, मैंने ये कर दिया। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होता था, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी और वो आ गई थी अपने पास में 4I0 cos स्क्वायर 5/2। और फिर यहां से देखा था कि मैक्सिमम जो वैल्यू आई थी बेटा, वो मैक्सिमम तो आ गई थी अपने पास में 4I0 और मिनिमम वैल्यू आ गई थी 0। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी इंटेंसिटी सेम है या कुछ भी। मान लो इंटेंसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ इसमें बनाया जाए, क्योंकि इनकोरेंट सोर्स है तो टाइम के ऊपर तो डिपेंड करेंगे, और टाइम के ऊपर डिपेंड करेंगे तो इंटेंसिटी और टाइम का ऊपर ग्राफ बनाया जाए तो वो अपनी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में ऐसे साइन का ग्राफ चलता चला जाएगा इंटेंसिटी। ये यहां पर इसकी इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई और इधर पर तो इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू हो गई, इसके बीच में ये ग्राफ चलता चला जाएगा। अगर मान लो कहीं पर ये हुआ कि ये इंटेंसिटी इनकी दोनों की कैसी हो गई, इक्वल हो गई, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तो मैक्सिमम वैल्यू 4I0 हो जाएगी और मिनिमम क्या हो जाएगी 0। तब तो इंटेंसिटी बेटा कुछ इस तरीके की होगी I और T के बीच में, ऐसे चलेगा। चलो, तो ये तो इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ था। यानी कि अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई दो साउंड सोर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट ओमेगा के हैं, लेकिन उनके बीच का जो ओमेगा का डिफरेंस है वो बहुत कम है, स्लाइटली बहुत कम है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, तब जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड द बीट। यानी कि इफ टू साउंड्स ऑफ डिफरेंट ओमेगा, मतलब इनकोरेंट सोर्सेस with very small difference it's called beat, with very small difference it's called beat। तो अपने कान जो सुनेंगे वो बीट सुनेंगे। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई ओमेगा जो है वो तो डिफरेंट है लेकिन लार्ज डिफरेंस है उनके बीच का, यार जब अगर लार्ज डिफरेंस होगा तो फिर ये तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, तो अपन लोग इनकी एवरेज वैल्यू लेकर के चलेंगे, तो अपने कान जो परसीव कर पाएंगे बेटा वो तो एवरेज वैल्यू को ही परसीव कर पाएंगे। देन इफ ओमेगा ऑफ साउंड्स if sounds have large omega, then our ears will hear only एवरेज इंटेंसिटी। तब एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देती है। तो ये जो एवरेज इंटेंसिटी है ये साउंड कम ज्यादा होता हुआ नहीं सुनाई देगा। ये वाला जो साउंड होगा बीट, ये कम ज्यादा होती सुनाई देगी। पहले एकदम से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, मिनिमम तक पहुंचेगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर मिनिमम तक पहुंचेगी, ऐसी इंटेंसिटी सुनाई देती है। यहां पर ऐसा अपने कान परसीव कर ही नहीं पाएंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हमें एवरेज इंटेंसिटी वाला साउंड सुनाई देगा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ये वेरिएबल है, कम और ज्यादा हो रही है, ऐसा लगेगा कि कोई भी साउंड सुनाई देगा वो तो कॉन्टिन्यूअस है, तो अपने को कॉन्टिन्यूअस साउंड सुनाई देगा। यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं बेटा। तो इसका मतलब बीट के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए थी बेटा? बीट के लिए जो साउंड सोर्स है
साउंड सोर्सेस। साउंड सोर्सेस होने चाहिए जिनकी इंटेंसिटी सेम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल सेम हो, लगभग बराबर हो, लगभग एम्पलीट्यूड बराबर, और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हो। साउंड्स आर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और दोनों साउंड ट्रेवल करने चाहिए, एक कंडीशन है, दोनों साउंड ट्रेवल करने चाहिए सेम डायरेक्शन एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तब जो अपने पास में साउंड सुनाई देता है उसे हम लोग कहते हैं बीट। ठीक है, अब बनाते हैं बेटा, इसकी इक्वेशन बना करके देखते हैं क्या होगा। ध्यान देना, मान लो अपने पास में कोई दो कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेस है। इनकोहेरेंट सोर्सेस का मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के दो साउंड सोर्स है। मैंने दो कोई ट्यूनिंग फॉर्क ले लिए, मान लो एक कोई ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये सोर्स हो गया, ये वाइब्रेट कर रहा है ट्यूनिंग फॉर्क, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से f1 है। ये दूसरा कोई ट्यूनिंग फॉर्क हो गया एंड इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली कितनी, f2 है। अब ये साउंड अगर जनरेट करेगा तो साउंड तो प्रेशर वेव है और एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इम्पोज कहीं करेगी जाकर के। मैंने मान लिया इस प्रेशर वेव की जो इक्वेशन है दैट इज द P1 इक्वल टू P0, एम्पलीट्यूड लगभग सेम दिया, साइन ओमेगा मीन्स 2 पाई f1 इंटू टी। सुपर इम्पोज करेंगे तो बेटा केवल SHM की इक्वेशन लिखते थे, एंड P2 इक्वल टू P0 साइन 2 पाई f2 इंटू टी। अब ये दोनों सुपर इम्पोज करते एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों क्या करते बेटा, सुपर इम्पोज। जैसे ये सुपर इम्पोज किए तब जो रिजल्टेंट आएगा साउंड, उसकी इक्वेशन अगर लिखेंगे तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। सुपर इम्पोज क्या होता था बेटा, वेक्टर सम इनका कर दो, कर दिया। सो P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 की तो वैल्यू है P0 साइन 2 पाई f1t प्लस P0 साइन 2 पाई f2 इंटू टी। ये बन गया। यहां से अपन लोगों ने P0 तो कॉमन ले लिया, बचेगा अपने पास में साइन 2 पाई f1t प्लस साइन 2 पाई f2 इंटू टी। सो P इक्वल टू आ गया P0। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस टी बाई 2, यानी साइन सी प्लस टी मीन्स 2 पाई f1 प्लस 2 पाई f2 बाई 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू कॉस सी माइनस टी बाई 2 मीन्स कॉस कॉस 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 बाई 2 इंटू टी। ये बन गया। तो अगर हम लोग यहां पर देखेंगे बेटा, 2 से तो 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा अपने पास में P इक्वल टू 2P0 कॉस पाई कॉमन ले लिया f1 माइनस f2 टाइम्स ऑफ टी इंटू साइन पाई कॉमन ले लिया f1 प्लस f2 टाइम्स ऑफ टी। ये जो इक्वेशन है ये बीट की इक्वेशन है, ये बीट की इक्वेशन है। अब इसमें देखो बेटा SHM ही तो हो रहा है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया जो कि वेरिएबल है। अगर एम्पलीट्यूड वेरिएबल है तो फ्रीक्वेंसी भी तो वेरिएबल होगी। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर साइन वाला भी तो एम्पलीट्यूड ले सकते थे, इसको इधर ले लेते SHM करके, कॉस वाले को ही क्यों लिया। पहली बार तो मैंने SHM की इक्वेशन बनाई है साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। दूसरी चीज देखना बेटा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कॉस वाली बन सकती थी, फेस डिफरेंस कुछ आ सकता था, लेकिन दूसरी चीज ये देखेंगे कि यहां पर f1 माइनस f2 दे रखा है, यानी जो बीट बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी का ये डिफरेंस दे रखा है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था ना, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम तब होगा, यानी जो बीट बनेगी उसके एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी तो ये कम तब सुनाई देगी जब यहाँ डिफरेंस आएगा।
ऐड कर देंगे तो ये तो बहुत बड़े एम्पलीट्यूड हो जाएंगे ना, बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाएगा तब तो डिफरेंस नहीं सुनाई देगा, तो इसलिए अपन लोग यही लेकर के चलेंगे। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ बीट इज 2p0 cos पाई टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 इंटू टी। ये बन गया। यहां तक मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगर बेटा अपन लोग, ये तो एम्पलीट्यूड है इसका, अगर इसका ग्राफ बनाए, ध्यान देना, तो इसके एम्पलीट्यूड का अगर अपन लोग ग्राफ बनाए तो बेटा किस किस तरीके का बनेगा भाई? देखो इसके एम्पलीट्यूड का यार ग्राफ तो मेरे ख्याल से इस तरीके का आएगा, ऐसे ऐसे बनाया। एम्पलीट्यूड ये दे रखा है तो एम्पलीट्यूड का ग्राफ तो 2p0 cos पाई f1 माइनस f2, यानी cos पाई का अगर ग्राफ बनाएंगे तो cos का तो ग्राफ, बच्चे कहेंगे कि सर cos का तो ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ये बनता था। इधर से अगर नीचे से देखेंगे ये बना, तो ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ हो गया ए आर 2p0 cos पाई टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 इंटू टी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं भाई, ये वाली जो इक्वेशन बीट की लिखी हुई है p इक्वल टू p0 2p0, तो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो क्या बनना चाहिए? तो इस इक्वेशन में आ जाएगा बेटा रिजल्टेंट प्रेशर P इक्वल टू ये 2p0 cos पाई f1 माइनस f2, ये तो एम्पलीट्यूड है यानी ए आर, बचा साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी। अब मैं बोल रहा हूं इसका बनाओ था, और एक्चुअल में यही बीट है, वो बीट तो ये है एम्पलीट्यूड ऐसा। लेकिन यहां अगर देखोगे तो अब जो ग्राफ अपने पास में बनेगा, जो साइन का फंक्शन बनेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी दोनों की ऐड हो रही तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो बहुत तेजी से फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 वेव चलेगी तो कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देता था। इसीलिए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस होगा तो कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगा, यानी f1 माइनस f2 ही रखना और डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए तो अपने को मैक्सिमम मिनिमा सुनाई देगी। तो ये साइन का जो ग्राफ होगा इसमें फ्रीक्वेंसी तो बहुत तेज बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा है, बहुत तेज बढ़ रही है कम टाइम में। अब इन दोनों ग्राफ को देखो, मुझे रिजल्टेंट का जो ग्राफ बनाना है, रिजल्टेंट का मतलब हो गया बालक ये, रिजल्टेंट का तो मतलब हो गया P इक्वल टू 2p0 cos पाई f1 माइनस f2 टाइम्स ऑफ टी साइन पाई f1 प्लस f2 टाइम्स ऑफ टी। तो इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ क्या होगा बेटा? इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, कर लो कंबाइन ऐसे। ठीक है, ये कॉस वाला ग्राफ बन गया और इसी के बीच में साइन होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, भाई देखो कॉस वाले की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, साइन वाले की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से ग्राफ ऐसा ये ग्राफ बनेगा, ये बीट फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज ध्यान देना बेटा कि इसमें जो इंटेंसिटी होगी इसकी, वो मैक्सिमम कहां पर होगी और मिनिमम कहां पर होगी। अगर हम लोग देखें तो इंटेंसिटी जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां पर होगी, एक तो इंटेंसिटी यहां मैक्सिमम होगी जो रिजल्टिंग साउंड होगा, और दूसरा रिजल्टिंग साउंड की इंटेंसिटी इस पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। तो जो जहां पर मैक्सिमम दो मैक्सिमम इंटेंसिटीज हुआ करती हैं कॉन्जिक्यूटिव, उनके बीच का जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड द बीट टाइम। इस टाइम को नाम देंगे हम लोग बीट टाइम, ये बीट टाइम हो गया। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में बीट टाइम। बीट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बीट टाइम।
ये हो गई, ठीक है। चलो अब एक चीज ध्यान दो, ये तो हो गई अपने पास में बीट टाइम और ये हो गई बीट फ्रीक्वेंसी। अब निकालेंगे क्या, समझो, निकालेंगे अपन लोग ये हो गई बीट टाइम और बीट फ्रीक्वेंसी। चलो निकालते हैं, कैसे निकालें समझो। मैं कहूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां होगी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी तो बेटा वहां होगी जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड इसका था 2p0 cos पाई f1 माइनस f2 टाइम्स ऑफ t। अब जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा सॉरी, उस पोजीशन पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो देखो बेटा एम्पलीट्यूड कहां मैक्सिमम होगा, तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। एंड एम्पलीट्यूड बेटा इसका मैक्सिमम कब होगा, जब cos पाई f1 माइनस f2 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और cos में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर बेटा होती है, या तो +1 पर होती है या -1 पर होती है। भाई मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड या तो ऊपर +1 पर होगा मैक्सिमम, या तो होगा बेटा -1 पर मैक्सिमम होगा। यानी कि इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, +-1 पर। और ये +-1 कहां पर आएगी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये +-1 कॉस में जो मैक्सिमम वैल्यू आती थी वो तो आती थी n पाई पर, यानी कि या तो 0 पर होगी मैक्सिमम वैल्यू, या तो पाई पर -1 होगी, या फिर 2 पाई पर, या 3 पाई पर, या मैं कह दूं n पाई पर। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं पाई टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 टाइम्स ऑफ t इक्वल टू n पाई। पाई से तो पाई को कैंसिल कर दिया, तो t की वैल्यू आ गई n अपॉन में f1 माइनस का f2। पहले n की जगह बेटा 0 डालोगे तो टाइम आ जाएगा 0, फिर n की जगह 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन f1 माइनस f2, 2 पुट करोगे तो 2 अपॉन में f1 माइनस f2, एंड 3 पुट करोगे तो 3 अपॉन में f1 माइनस f2, ऐसे चलेगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा होगी, एक तो यहां पर आई मैक्सिमा इस टाइम पर, उसके बाद वाली मैक्सिमा इस टाइम पर आई। मैंने लेट से कर ली ये वाली मैक्सिमा किस टाइम पर आई, ये वाली मैक्सिमा मैंने लेट से कर ली कि 1 अपॉन में f1 माइनस f2 पर आ गई, और ये वाली बेटा किस पर आ गई, ये 2 अपॉन में f1 माइनस f2 पर आ गई। तो टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था इन दोनों मैक्सिमा के बीच का टाइम। तो कैसे निकालेंगे बेटा, इसे टाइम को, एक को मैंने माना t1 और t1 तो ये रहा, और इसे मैंने माना t2 ये रहा। तो बीट टाइम जो होगा, बीट टाइम पीरियड वो हो जाएगा बेटा t2 माइनस का t1। और इसका डिफरेंस किसी का भी निकालो, चाहे इससे इसे घटाओ, चाहे इससे इसे करो, चाहे इससे इसे करो, वो सारे के सारे तो आने 1 अपॉन में f1 माइनस f2। ये हो गया बीट टाइम। और अगर ये बीट टाइम है तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर कोई बेटा पूछेगा तो बीट फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी वो तो आ जाएगी बेटा 1 अपॉन में बीट टाइम पीरियड, यानी कि क्या बचेगी बेटा f1 माइनस f2। मतलब बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी बेटा वो दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगी। जब कोई दो फ्रीक्वेंसी होते हैं उनका डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी, उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा इसमें बीट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देती है वो डिफरेंस कितना होना चाहिए। बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी यानी डिफरेंस जो आएगा वो अगर ग्रेटर देन 14 हर्ट्ज है तो जो साउंड सुनाई देगा, ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ग्रेटर देन, तो कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर बीट नहीं सुनाई देगी। तो
अगर साउंड का डिफरेंस जो आ रहा है वो अपने को सुनाई देगा। अगर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आ रहा है, स्लाइटली डिफर फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो उसकी वैल्यू अगर लेस देन 14 हर्ट्ज है, जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से तो कुछ ज्यादा होगी, अगर इतना आ रहा है लेस देन 14 हर्ट्ज अगर सुनाई देगा, तब अपने को बीट सुनाई देगी। ठीक है, सुन भी सकते हो अपने मोबाइल में, अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब में डाल करके बेटा अपन लोग, भाई यूट्यूब पर तो देख ही रहे होंगे, तो यूट्यूब पर आप डालोगे 2 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी, या 3 बीट की हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, या 4 बीट की हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, या 12 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें सुन सकते हो। उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि कैसे कैसे साउंड बढ़ रहा है और किस तरीके से साउंड कम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। कुछ इसमें नोट पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले नोट पॉइंट 1, मान लो ये कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, ये इसकी प्रॉन्ग्स है, इसकी प्रॉन्ग्स को बैक्स्ड किया गया, बैक्सिंग की गई, इसकी बैक्स्ड किया जाए या ये लिखा जाए लोडेड है, इसका मतलब इसका मास बढ़ रहा है, तो यहां इसका मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो बेटा टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड तो होता था 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के स्प्रिंग वाले केस में, तो लगभग वैसे ही तो है यार, एसएचएम ही तो कर रहा है, स्प्रिंग वाला ही केस बनेगा जाकर के। तो अगर m बढ़ेगा तो टाइम पीरियड तो बढ़ेगा, अगर m बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होगी। तो टाइम पीरियड अगर m बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी तो कम होगी। तो जब कोई ट्यूनिंग फॉर्क की प्रॉन्ग्स में मास जोड़ा जाएगा, यानी उसे लोडेड किया जाएगा या बैक्स्ड किया जाएगा, तो m की वैल्यू तो बढ़ेगी, और m की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, कम होती। नोट पॉइंट है। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इसकी फाइलिंग की गई है, फाइलिंग का मतलब इसे घिस दिया गया, इसकी प्रॉन्ग्स को ऐसे 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 घिस दिया गया, तो अगर इसकी फाइलिंग की गई तो फाइलिंग करने पर तो मास क्या होगा बेटा, कम होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे मास कम होगा यानी कि लोड कम होगा, फाइलिंग की जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही मैं कहूं कि मान लो किसी ऑर्गन पाइप के अंदर का टेम्परेचर T है, किसी ऑर्गन पाइप के अंदर का टेम्परेचर T है, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होती थी बेटा, बढ़ती थी। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट T थी। और अगर स्पीड बढ़ रही थी तो फ्रीक्वेंसी तो थी b अपॉन में 12 फंडामेंटल, nb अपॉन 12 टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर b बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो b बढ़ेगा, b बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ेगी, और ऐसे ही उसका उल्टा, टेम्परेचर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ऐसे अपन लोग स्ट्रिंग के केस की भी बात कर लेते हैं। मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, वो 2 एंड पर ऐसे फिक्स्ड है, ऐसे फिक्स्ड स्ट्रिंग है, इसमें अगर मैं बोलूं टेंशन बढ़ रही है, तो अगर टेंशन बढ़ रही तो बेटा b की वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। तो अगर टेंशन बढ़ेगी तो b बढ़ेगी, और b बढ़ेगी तो b इक्वल टू तो f लैम्डा होती थी, तो फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़नी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। इतने पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने, फिर इससे रिलेटेड अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा क्या होगा, समझो, ध्यान देते हैं। मान लो कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क है बेटा, इस तरीके से कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लो ये कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, और एक कोई ये आर्गन पाइप है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज लेट से 120 हर्ट्ज, ये दे रखी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज 120 हर्ट्ज, ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों को साथ साथ वाइब्रेट कराया जा रहा है, एक टाइम पर रेजोनेंस में भी आएंगे, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसीज दोनों की पहले अभी क्या है, अलग अलग है भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। जब इनमें साथ साथ साउंड प्रोड्यूस कराया गया तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो सुपर इंपोज किया और इनके बीच में एक बीट बनी, और वो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज है। मैंने लेट से गिवन है, गिवन beat frequency is 5 hertz,
बीट फ्रीक्वेंसी इनके बीच की कितनी है? 5 हर्ट्ज। ये दे रखिए। अब ध्यान दो जरा, इनके बीच की बीट फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क को बेटा क्या किया जा रहा है? ट्यूनिंग फॉर्क की फाइलिंग की जाएगी। इफ ऑन फाइलिंग ट्यूनिंग फॉर्क, इन्होंने बोला है कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फाइलिंग कर रहा है, ऑन फाइलिंग ट्यूनिंग फॉर्क, देन बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो ट्यूनिंग फॉर्क की जब फाइलिंग कर रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज कर रही है। अब अगर बीट फ्रीक्वेंसी इसकी डिक्रीज कर रही है, ध्यान देना, तो क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो हमें फाइंड आउट करनी, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी, निकाल लेते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं। चलो देखते हैं, ध्यान दो। जब ट्यूनिंग फॉर्क, मैंने इधर ट्यूनिंग फॉर्क बना दिया, इधर ऑर्गन पाइप बना दिया, समझो इसे कैसे, ये थोड़े लॉजिक से क्वेश्चंस किए गए। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज और बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखी बेटा 5 हर्ट्ज। क्या हो रहा है? बीट फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता था, तो अगर ये 120 है तो इसके बीच में 5 हर्ट्ज का डिफरेंस है, तो इस ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो या तो होगी 125 हर्ट्ज यानी ज्यादा, या होगी बेटा उससे कम 115 हर्ट्ज। अब दिमाग में ये लगाना है कि 125 होगी या 115 होगी, पहले तो ये समझते हैं। इनका इसकी फाइलिंग की गई, तो जब इसकी फाइलिंग की जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? ट्यूनिंग फॉर्क की जब फाइलिंग करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के या तो मान लो फाइलिंग में 121 हो गई, या 122 हो गई, या 123 हो गई, या 124 हो गई, ऐसी हो गई। तब इन्होंने कहा कि फाइलिंग करने पर बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और अगर बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, समझो बीट फ्रीक्वेंसी इनका डिक्रीज कर रही है, बीट फ्रीक्वेंसी फाइलिंग करने में डिक्रीज कर रही है। भाई ये फ्रीक्वेंसी तो फाइलिंग करने बढ़ेगी, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अब बीट फ्रीक्वेंसी कम कैसे हो सकती है जब इनका डिफरेंस कम हो? अच्छा देखो, अगर ये बढ़ी है तो 121 से 125 का डिफरेंस 4 रहेगा, इधर से अगर करोगे तो 3 रह गया, अगला करोगे तो 2 हो गया, ओवरऑल कितनी हुई हो लेकिन हुआ तो कम है ना। इसमें अगर देखो 121 से 115 बेटा बढ़ चुका है डिफरेंस, 6 हो गया, 5 नहीं रह गया, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 125 हर्ट्ज होनी चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था और शायद समझ में भी आया होगा बच्चों। चलो एक और न्यूमेरिकल अच्छा सा करके देखते हैं। मान लो इसमें ये दे रखा होता कि लोड किया जा रहा है इसे, या बैक्सिंग की जा रही, ऑन बैक्सिंग, ये बोला होता ऑन बैक्सिंग बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। अगर ऑन बैक्सिंग बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की जाएगी तो बैक्स करने में बेटा क्या होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ध्यान देना बेटा, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो भाई अभी कितनी थी? 120 हर्ट्ज थी। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी थी कितनी? 120 हर्ट्ज। तो ऑर्गन पाइप की कितनी होती? या तो 125 होती या 115 होती। बैक्स करने पर क्या होता? बैक्स करते हैं, लोड बढ़ाते फ्रीक्वेंसी तो कम होती है, तो या तो ये 119 होगी, या बेटा 118 होगी, या हो सकता है 117। तो अब डिफरेंस अगर देखो जरा, 119 से 125 6 का डिफरेंस, 118 से 7 का, 117 से 8 का, और यहां देखो जरा ये डिफरेंस क्या होगा? लगातार कम हो रहा भाई, 119 से 115 4 का कम हुआ, तो जिसमें डिफरेंस कम होगा वही तो बीट फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंस है, यानी बीट फ्रीक्वेंसी उनका डिक्रीज हो रही, तो कौन सी होनी चाहिए? तब आंसर आ जाएगा 115। अगर यहीं पर कहा जाता लोडिंग होने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, तब आंसर फिर से 125 होता। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है कि ऐसे ही कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, ये
ये कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज 200 हर्ट्ज। उसके बाद में दो फिक्स्ड एंड के बीच में एक कोई स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है। ये कोई दो फिक्स्ड एंड है और इनके बीच में कोई स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है 2 मीटर और मास है उसका 40 ग्राम। ये देखिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों फंडामेंटल मोड पर वाइब्रेट कर रहा है। ये फंडामेंटल मोड पर वाइब्रेट करे, वाइब्रेट, स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। इन फंडामेंटल मोड्स। फंडामेंटल मोड्स ऐसे ये वाइब्रेट करे। तो ये बोला गया कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क को बैक्स किया जा रहा है तो जो बीट फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज कर रही है। इफ न्यूमेरिकल गिवन है, गिवन ये है, इफ ट्यूनिंग फॉर्क इज बैक्स्ड, if tuning fork is waxed, then beat frequency decreases। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही। देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। चलो निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान दो, समझो। ये ट्यूनिंग फॉर्क रहा, ये ट्यूनिंग फॉर्क रहा और इधर की तरफ ये फिक्स्ड एंड से ऐसे, ये रही अपनी स्ट्रिंग। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इन्होंने बोल दी बेटा कि 200 हर्ट्ज है। इसकी लेंथ गिवन है, फंडामेंटल मोड पर ये वाइब्रेट कर रही है और बीट फ्रीक्वेंसी इनका इसके बीच की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और एक चीज और गिवन है, बीट फ्रीक्वेंसी जो है इनके बीच की 10 हर्ट्ज। तो टेंशन इसमें पूछी गई। अब ध्यान देना बेटा, अपने पास में क्या प्लान होना चाहिए। अगर इसकी टेंशन की बात की जाएगी तो इसमें तो साउंड जनरेट होगा और टेंशन तो होती थी, सॉरी, स्पीड जो होती थी साउंड की, उसे स्ट्रिंग में ऐसे लिखते थे b = √T/μ, साउंड की स्पीड की स्पीड यहां पर जो भी आएगी वेव की वो T/μ होगी। अब क्या होगा बेटा, मैं अगर टेंशन की बात करूं तो टेंशन तो हो जाएगा μ × v², और μ तो मास पर यूनिट लेंथ होता है, यहां से पता लग गया। अगर मुझे यहां पर साउंड की स्पीड और पता लग जाए फंडामेंटल मोड में तो भाई काम बन जाएगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर साउंड की स्पीड निकालना, तो वो साउंड की स्पीड अगर वेव की पता लग जाए तो कुछ बच्चे कहेंगे सर वेव की स्पीड स्ट्रिंग में तो निकालना बाएं हाथ का खेल था, और वो स्पीड तो होती थी बेटा, वो कैसे निकालते थे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू b/2l, तो b की वैल्यू तो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इंटू 2l, यानी इसकी जगह हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f इंटू l, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ गिवन है, 2 गिवन है, म्यू तो निकल आएगा, f मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इसकी और पता लग जाती ना तो काम बन जाता। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का एक बच्चा कहेगा सर मेरे दिमाग में एक प्लान है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो मैं निकाल सकता हूं, कैसे, बीट फ्रीक्वेंसी का यूज करके। कैसे, इनके बीच की जो बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो बीट फ्रीक्वेंसी तो बेटा 10 हर्ट्ज है। अब अगर बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है यार, सॉरी, अगर बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी 200 से, यानी या तो 190 हर्ट्ज होगी
या बच्चे कहेंगे 210 हर्ट्ज होगी। दोनों में से एक कोई होनी चाहिए। आंसर क्या वो उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या तो 190 हर्ट्ज होगी या 210 हर्ट्ज होगी। फिर क्या होना चाहिए, एक कंडीशन और दी, इनका ट्यूनिंग फॉर्क को बैक्स किया गया। बैक्स करने पर बीट की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इनका डिक्रीज कर रही है। तो इसे बैक्स किया गया, तो जब किसी ट्यूनिंग फॉर्क को लोड किया जाता है, बैक्स किया जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो या तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी 200 थी, तो मैं कहूंगा या हो सकता है 199 हो गई हो, या 198 हो गई हो, या 197 हो गई। बैक्स करने पर ऐसी तो बनेगी। अब देखना जरा डिफरेंस, 199 से 190 के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। बच्चे कहेंगे सर ये तो 9 है। 198 से 190 के बीच का डिफरेंस 8, 197 से 7। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं कि नहीं बालक ये बताओ 199 210 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बच्चे कहेंगे 11। जैसे बोला 11 मैंने, ये तो बढ़ गई। पहले तो बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी, अब तो 11 हर्ट्ज हो गई। इधर देखो कम हो रही, 9, 8, 7 ऐसी होती, कुछ भी हो सकती, लेकिन हो तो कम रही ना। अपने को तो मतलब कम होने से ना, तो यार कम हुई, इसका मतलब यहां की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो 210 तो नहीं होनी चाहिए। बच्चे कहेंगे फिर तो ये क्लियर बात है 190 है। तो यहां पर अपन लोग 190 पुट कर देंगे। तो T इक्वल टू टेंशन इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास है बेटा 40 ग्राम, यानी 40 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन लेंथ तो है 2 मीटर, इंटू 2 का स्क्वायर बेटा हो गया 4। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 190। सो 190 इंटू 190 स्क्वायर है ना, और लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इज 2 मीटर, इसका स्क्वायर हो गया 4। 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 4 जा 32, यानी 320, 10 की पावर -2, ये और ये कैंसिल। 19 का 19 361 होता है मेरे ख्याल से, तो ये हो गया 361। सो 320 इंटू 361, 320 इंटू 361, ये बन जाएगा 0 2 3 0 2 19 0 6 and 9 0 2 5 5 11। तो 11 5 5 2 0। तो टेंशन आ गई 11 5 5 2 0 न्यूटन। ये आंसर। तो मेरे ख्याल से यहां तक बच्चों को बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर को देखते हैं, समझो। नेक्स्ट, अब एक न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया है कि कोई 2 आइडेंटिकल सोनोमीटर के वायर है और उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है। फॉर टू आइडेंटिकल सोनोमीटर वायर्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 560 हर्ट्ज। इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है और वो कितनी है बेटा 560 हर्ट्ज है। फिर क्या बोला गया, इन्हें रखा गया सेम टेंशन में, केप्ट अंडर सेम टेंशन। टेंशन इनकी सेम है, टेंशन कह दिया सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला गया कि अगर फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ द वन वायर, किसी एक वायर की टेंशन में फ्रैक्शनल इंक्रीज कुछ हुआ है, जिसकी वजह से इन दोनों में, भाई एक में टेंशन अगर बढ़ी तो बढ़ने पर क्या होगी बेटा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ ही जाएगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी फिर अगर बढ़ गई, कुछ स्लाइटली अलग फ्रीक्वेंसी आई, कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया, तो स्लाइटली डिफर फ्रीक्वेंसी के 2 साउंड आए और उसकी वजह से बीट प्रोड्यूस हुई। और उन्होंने कह दिया कि जो बीट आ रही है वो है 5 बीट पर सेकेंड, 5 बीट्स पर सेकेंड। इस तरीके से ये बीट है। मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं बेटा, ध्यान दो। तो इन्होंने पूछा है कि अगर अब, हाँ, ये 5 बीट्स पर सेकेंड तब आई है भाई, एक में टेंशन बढ़ाई कि दोनों को एक साथ, दोनों साउंड्स को एक साथ साउंडेड किया गया, ठीक है, प्रोड्यूस किया गया। तो हमें फाइंड आउट इसमें क्या करना बेटा कि जो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन थी वो कितनी होगी। भाई क्या निकालना, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन। तो बेटा अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें
तो मेरे ख्याल से बच्चों को पता है वो तो होनी चाहिए √T/μ, ये पहले थी। बाद में उनका अब फ्रीक्वेंसी हो गई कुछ और, वो f' हो गई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12, तो ऐसे ही रहेगा। इन्होंने टेंशन बढ़ा दी थी, वो कितनी हो गई T+ΔT/μ, ये बन गई। एक से दूसरे को अगर अपन लोग डिवाइड करके देखें तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, म्यू से तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो f/f' जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा अपने पास में √T/T+ΔT। इसे ऐसे भी लिख सकते हो f'/f इक्वल टू √T+ΔT/T, यानी कि f'/f इक्वल टू 1+ΔT/T की पावर 1/2। मैं इसे अगर ऐसे लिखूं, यहां से 1 माइनस कर दूं और इसमें अपन लोग लगा दे बेटा, एक मिनट, अभी 1 नहीं माइनस करना है, इधर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दे क्योंकि चेंज बहुत कम है, स्लाइटली चेंज किया गया, तो बन जाएगा 1 + 1/2 टाइम्स ऑफ ΔT/T। अब मैं 1 को माइनस कर दूं, यानी f'/f-1 इक्वल टू 1 + 1/2 टाइम्स ऑफ ΔT/T -1। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, सो ये बन गया अपने पास बेटा f'-f/f इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ΔT/T। ये f'-f क्या है? बच्चे बोलेंगे सर ये तो बीट फ्रीक्वेंसी है, और है कितनी? मेरे बच्चे बोलेंगे सर बीट फ्रीक्वेंसी तो 5 बीट थी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो 560 है, इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ΔT/T। ΔT/T जो फ्रैक्शनल इसमें चेंज हुआ वही तो निकालना है, यानी ΔT/T तो हो जाएगा अपने पास में 5 × 2/560। कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कैंसिल, सो ΔT/T की वैल्यू तो 1/56, ये आंसर। तो मेरे ख्याल से बेटा इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट में बेटा मैं इस चैप्टर में आप लोगों को बीट फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देती है ये और दिखाना चाह रहा हूं। जरा देखते हैं बेटा यूट्यूब पर किस तरीके से बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ध्यान देना, मान लो बीट फ्रीक्वेंसी देखनी है अपने को, सो बीट फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे बीट ऑफ 2 हर्ट्ज बीट साउंड, पहले तो 12 हर्ट्ज का सुन के देखते हैं अपने ये परसीव करते हैं नहीं। 12 हर्ट्ज देखते हैं। 3, 2, 1। सुनाई दिया बेटा? नहीं सुनाई दिया। बहुत हल्की सी आवाज। ऐसे ही मैं एक काम करता हूं, 2 हर्ट्ज का देखता हूं, ध्यान देना। 2 हर्ट्ज, अभी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा अपने। अब अगर मैं 2 हर्ट्ज की बात करूं, हल्का हल्का सा सुनाई दे रहा है कि साउंड मैक्सिमम या मिनिमम होता हुआ, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। 2 हर्ट्ज में देखो जरा, 2 हर्ट्ज। देखो अभी इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है धीरे धीरे, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। इस तरीके का जो साउंड होता है बेटा बीट में, ये वाला जो साउंड होता है, तो इंटेंसिटी ऐसे बढ़ रही है और कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो तो 2 हर्ट्ज है ना। और जब ये 2 हर्ट्ज डिफरेंस है तो इसे अपन लोग बीट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो बीट्स होती है बेटा, माइंड के अंदर 4 तरीके की वेव्स चला करती है, डेल्टा, बीटा, अल्फा और गामा वेव्स, जो इसको कंसंट्रेट करती है। तो इस टाइप की जो 2 हर्ट्ज की जो बीट चलती है, वेव चलती है,
उसे डेल्टा वेव कहते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से साउंड सुनाई दे रहा है, इंटेंसिटी बढ़ती हुई, फिर ये इंटेंसिटी कुछ कम होती है। तो बेटा आज का लेक्चर अपन लोग यहीं